यूक्रेन और रशिया का जो भी कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके बरक्स हम देखें तो इंडिया की जानिब से फ़ौरन स्टेप लिया गया है। ऑपरेशन गंगा के नाम से उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया जिसमें 4 यूनियन मिनिस्टर जो है फौरी तौर पर ट्रैवल करके वहाँ पर चले गए हैं ताकि वह इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी यंग यूथ को सेव कर सके। झंडा उनके लिए बहुत काम आया क्योंकि जहाँ जिसने भारत का झंडा दिखा दिया वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिग बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले और एक्चुअली वो काम किया। यूक्रेन में बचे अपने छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन गंगा की शुरुआत की थी। प्रारंभ में केवल भारतीय तिरंगे के साथ जो छात्र या भारतीय नागरिक बाहर निकलते थे उन्हें यूक्रेन और रशिया दोनों द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन भारतीय तिरंगे के इस ताकत को देखते हुए अब पाकिस्तानी, टर्की और अन्य देश के नागरिक भी भारतीय तिरंगे को अपने साथ लेकर अपनी जान को बचा रहे हैं। भारतीय तिरंगे की इसी गौरव गाथा को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। जो ऑपरेशन शुरू किया गया गंगा ऑपरेशन जिसमें 4 यूनियन मिनिस्टर उनके वहाँ पर ट्रैवल करके उधर चले गए ताकि स्टूडेंट्स को सेव किया जा सके। सर क्या कहेंगे इस इकदाम पर? अच्छा, अगर हम ना देख ले इंडियन की जो फॉरेन जो पॉलिसी है ना, इसको अगर हम इसको उठा के देख ले तो इंडिया का जो फॉरेन जो पॉलिसी रहे ना, हमेशा उन्होंने अपनी जो नेशनलिज्म है ना उसको आगे रखा है। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट, उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बावजूद उन्होंने अपनी जो नेशनलिज्म जो है ना, इंडियन जो नेशनलिज्म है ना, उनको आगे रखा। चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, उन्होंने नेशनलिज्म को हमेशा ऊपर रखा हुआ है। इसलिए वो अपने देख लेना एक स्टूडेंट 4-5 स्टूडेंट उनके लिए इतना मैटर करते हैं, तो अभी आप यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिए नेशनलिज्म जो है ना वो कितना ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर हम पाकिस्तान का उठा के देख ले तो हज़ारों स्टूडेंट होंगे जो यूक्रेन में होंगे, जो पोलैंड में होंगे, जो हंगरी में होंगे या कहीं भी होंगे, उनका हम इतना ख्याल नहीं रखते। अगर आप उसका उठा के देख ले, अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में चले जाएँ जहाँ हमारे मज़दूर वगैरह काम भी कर रहे हैं, हमने उनको भी कुछ नहीं किया। जब भी उनके ऊपर मसले आए तो हमारी जो फॉरेन जो पॉलिसी है ना वो नेशनलिस्ट नहीं रहा। इंडियन जो है ना वो हमेशा नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, इसलिए वो अपने स्टूडेंट के लिए वो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये मसला है। यानी कि पाकिस्तान जो है नेशनलिस्ट होकर नहीं सोच रहा जबकि इंडिया जो है नेशनलिस्ट होकर काम कर रहा है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसी वजह से झंडा उनके लिए बहुत काम आया क्योंकि जहाँ जिसने भारत का झंडा दिखा दिया वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिग बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे, फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया और वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी। इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लिया है और पोलैंड से अपील की है कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी कंट्री में जो है एंट्री दें। पोलैंड जो है इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी कंट्री में एंट्री दे रहा है और वो भी वीज़ा पे है कि दोनों ही ममालिक के स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत बुरे हालात में हैं और इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पर जो है एक्शन भी लिया है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो वहाँ पर हैं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है और इंडिया की हेल्प करने के लिए इस वक्त जो है वो पोलैंड हेल्प कर रहा है? क्या वजह है? क्या इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो डिफरेंट ममालिक के साथ अच्छे हैं? क्या वजह लगता है आपको?
जी, इंडिया एक बिग कंट्री है, इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके जो हैं रिलेशंस में भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हालात हैं मुल्क के वो भी नहीं ठीक। हमारे मैं तो काफ़ी टाइम से इंडिया के सपोर्ट में हूँ। वो इस वजह से क्योंकि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एशिया में सबसे टॉप पे जा रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अभी खान साहब गए थे, जिस दिन उन्होंने हमला किया था यूक्रेन में, उस दिन खान साहब गए थे रशिया। तो उनको ये करना चाहिए था कि भाई वो रशिया की बजाय यूक्रेन जाते, अपने जो बच्चे फंसे हुए हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो अपने लोग फंसे हुए हैं उनको निकालते। लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि इंडिया जो जंग चलती रहती है हमारी उनके साथ, कि इंडिया ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इंडिया के पास इतने हथियार है, हमारे पास इतने हथियार है। तो भाई इंडिया के आप इतने काबिल बनो कि जिस तरह इंडिया ने अपने बंदों को बाहर निकाला है, आप भी इस काबिल बनो कि अपने बंदे को बाहर। कि जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है तो इंडिया का साथ देने के लिए मुख्तलिफ ममालिक जो है वो तैयार रहते हैं। अभी भी बहुत मुश्किल हालात हैं, जाहिर सी बात है, दोनों ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और पोलैंड जो है वो इस वक्त हेल्प कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इंडिया हर तरह के हालात से निमट रहा है? क्या वजह लगती है आपको? मेरे ख्याल से इंडिया का जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशंस वो काफ़ी हद तक अच्छे रखती है और वो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने रिलेशंस को मेंटेन किया हुआ है। पाकिस्तान एक तो इतनी वो फंड्स के हिसाब से भी इतनी नहीं, इकोनॉमिकली वो भी इतनी उनकी नहीं स्ट्रॉन्ग, तो इस वजह से शायद पाकिस्तान का भी कुछ लोग पाकिस्तान का भी बाकी कंट्री साथ नहीं देती हैं और पाकिस्तान भी कुछ अपने ताल्लुकात बाहर वाली कंट्री से सही नहीं रखता। तो कि इंडिया और पाकिस्तान का आज की डेट में कोई मुकाबला भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया ये है और पाकिस्तान ये है, क्योंकि इंडिया की अभी जो मैं एक रिसेंट ब्लॉग देख रहा था, इंडिया का तकरीबन कोई 80 बिलियन एक्सपोर्ट थी उनकी आईटी के हवाले से। मतलब इंडिया का और पाकिस्तान का मुकाबला अगर हम करें ना तो कोई मुकाबला नहीं, कि 50-60 साल तक अगर पाकिस्तान 10% तक अगर इंडिया तक पहुंच पाए फिर भी बहुत बड़ी बात है। कि इंडिया ने जो है अपील की थी पोलैंड से, ठीक है, अब वीज़ा फ्री उनके जो स्टूडेंट्स हैं पोलैंड में एंटर होंगे। आपको इसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं कि इंडिया जब भी किसी मुसीबत में होता है तो डिफरेंट किस्म के ममालिक जो हैं वो हेल्प करते हैं? क्या उनके दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस इस तरह के हैं? क्या लगता है आपको? नहीं है, अर्ज़ करूँ, अच्छा ऐसे है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बनाना आप लोगों का काम है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे देशों से संबंध बनाना और फिर उन्हें लंबे समय तक निभाते रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर दूसरे देश के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित समय के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए लंबे समय तक संबंध निभाते रहना बड़ा एक मुश्किल और दुरूह काम है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह कहना है कि अगर दो बातों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंध बने रह सकते हैं। पहला यह है कि किसी भी देश को यह कोशिश करना चाहिए कि अगर दूसरे देश के साथ उसके संबंध खराब भी हो रहे हैं, किसी राष्ट्रीय हित के टकराव के कारण अब दोनों देशों के बीच संबंधों को लंबे समय तक चलाना मुश्किल हो रहा है, तब भी संबंध इतने नहीं बिगाड़ लेने चाहिए कि फिर कभी अगर मौका मिले तो उनमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं रहे। उदाहरण के लिए कि अगर आपने किसी देश के या दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से आक्षेप कर दिया, तो फिर अगर संबंध समान अगर होने की भी बात होगी तो जिसको आपने व्यक्तिगत रूप से आक्षेप किया शायद वह अपने ईगो पर ले ले और फिर संबंध सुधार करने के लिए तैयार ही न हो। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इमरान खान व्यक्तिगत आक्षेप बहुत बार किए हैं। अगर कभी भविष्य में इमरान खान और प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता हो तो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी मिलने से ही इनकार कर दें, क्योंकि उनको वह व्यक्तिगत आक्षेप शायद दिमाग में घूमते रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि व्यक्तिगत आक्षेप के अलावे प्रत्येक देश को चाहिए कि वह गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चले। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य होता है कि वह बीच का मार्ग अपनाए। अगर दो देशों के बीच झगड़ा है तो किसी एक का पक्ष लेकर न कूद जाए। हालांकि बहुत बार ऐसी दुर्गम स्थिति आती है कि किसी एक का पक्ष लेना पड़ता है, जैसे अभी यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है और अमेरिका यह कोशिश कर रहा है कि कोई देश खुलकर जो भी उसका साथ देना चाहते हैं खुलकर आए, बीच का रास्ता न अपनाए। लेकिन भारत ने 2 बार
जब सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन को लेकर प्रस्ताव अमेरिका ने रखा, उस समय भी भारत ने मतदान करने से इनकार कर दिया। यानी वह न रूस के पक्ष में गया और न अमेरिका के पक्ष में गया। और फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब प्रस्ताव आया, उसमें भी भारत ने भाग न लेकर यह घोषित कर दिया कि वह यूक्रेन के मामले को, हालांकि वह चाहता है कि बातचीत से मामले का हल निकाला जाए, भारत कोशिश भी कर रहा है कि रूस और यूक्रेन के मामले को किसी तरह बीच बचाव करके, भारत मध्यस्थता करके उसको निपटाए। लेकिन भारत ने जो अमेरिका द्वारा प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया गया था, उसमें भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। यानी भारत ने किसी के तरफ, न रूस के विरोध में, न पक्ष में, न अमेरिका के विरोध में, न पक्ष में अपनी मंशा जाहिर की। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह कहना है कि इसके बावजूद भी अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो तो भी उसकी पूछ नहीं होती है, और आर्थिक स्थिति अगर मजबूत हुई तो लोग उसकी पूछ करते हैं। और भारत ने अब तक के अपने अनुभवों के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर, अपने देशवासियों के सहयोग के आधार पर भारत ने अब गुटनिरपेक्षता की नीति पर भी चलते रहा है और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार लिया है, ताकि दूसरे देश इसकी पूछ करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और रूस एक दूसरे के विरोधी हैं। आज यूक्रेन में इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत ने रूस से S-400 लिया है और S-500 भी ले रहा है, जो कि भारत को चीन के खिलाफ इसकी जरूरत है। उसी चीन के खिलाफ अमेरिका की भी मदद ले रहा है और क्वाड नामक एक संगठन भी बना रखा है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। यानी भारत अब तक संतुलन बनाए रखे हुए है और यह संतुलन बनाए रखने का मूल मंत्र है गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलना। आप लोगों को बताते चले कि यूक्रेन ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का साथ नहीं दिया है, लेकिन भारत ने कभी भी यूक्रेन से अपने संबंधों को नहीं बिगाड़ा। और इसी कारण आज स्थिति यही बनी हुई है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बात करके अपनी बात स्पष्ट की, और यूक्रेन भी भारत और रूस के संबंधों को देखते हुए भारत से मदद की मांग कर रहा है। और यही कारण है कि भारतीय तिरंगे के साथ जो भी यूक्रेन से निकलना चाह रहा है, उसे यूक्रेन के सैनिक और रसिया के सैनिक दोनों सम्मान दे रहे हैं। और इसी तिरंगे की ताकत पर दूसरे देश देख रहे हैं, वह भी भारतीय तिरंगों को, भले ही तुर्की के नागरिक हो, पाकिस्तानी नागरिक हो या किसी अन्य देश के नागरिक हो, वह भारतीय तिरंगे को लेकर आगे जा रहे हैं, तो उनको मदद मिल रही है। तो भारत सरकार में जो अभी तक वहाँ से छात्रों को निकालने का काम किया है, और भारत, और जिस तरह हमने अपने छात्रों को, केवल एक छात्र की वहाँ पर जान से हाथ धोनी पड़ी है, बाकी छात्रों को हम लोगों ने सकुशल निकाल लिया है, और जो भी बचे नागरिक है उसे निकाल लेंगे। लेकिन यह तिरंगे की ताकत है और इस तिरंगे की ताकत पर हमें गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।